नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में नव मार्क्सवादी विचारकों का अध्ययन किया था। मैंने नव मार्क्सवाद के बारे में आपको बताया था कि नव मार्क्सवाद, मार्क्सवाद की एक ऐसी शाखा है जो मानव चेतना के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। और ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि हमें मार्क्स के वर्ग संघर्ष में तो आस्था रखनी चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक भौतिकवाद में नहीं। ये प्रति संस्कृति पर भी बल देते हैं, यानी कि भौतिकवादी संस्कृति के स्थान पर नैतिक संस्कृति की बात करते हैं। तो मैंने मोटी मोटी बातें सारी नव मार्क्सवाद के बारे में बताई थी पिछली वीडियो में। साथ में हमने कई नव मार्क्सवादियों का गहन अध्ययन भी किया था, जिसमें एंटोनियो ग्राम्स्की, लुई अल्थुजर, हेबरमास और साथ में हमजा अल्वी, फ्रांज फैनन और एरिक फ्रोम, इन सब का अध्ययन हमने किया भी था। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मार्क्सवाद के नए रूप क्या हैं। तो वास्तव में वही थिंकर हैं, लेकिन उनको पर्टिकुलर शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो हम उन शाखाओं का सभी की विवेचना ध्यानपूर्वक करनी है। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम परंपरागत मार्क्सवाद के बारे में ही थोड़े चर्चा करते हैं। आप सभी लोग हम जानते हैं कि परंपरागत जो मार्क्सवाद है वो क्या कहता है कि सब कुछ आधार जो है अर्थव्यवस्था है। वो अर्थव्यवस्था पर बल देता है। किस पर बल देता है? अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था की बात करता है परंपरागत मार्क्सवाद। किस पर बल देता है? अर्थव्यवस्था पे। कहते हैं ये समाज का आधार है और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा तो अधिरचना में अपने आप परिवर्तन होगा। वो सब कुछ एलिमेंट जो मानता है वो आर्थिक आधार को ही समाज का आधार मानता है। कहता है हमें यहीं आर्थिक समानता लानी है, उसी से सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। लेकिन परंपरागत मार्क्सवाद में भी जो विद्वान हैं वो इसको दो भागों में बांटते हैं, एक सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक। कैसे बांटते हैं? दो भागों में, एक सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक। अब कौन कौन से व्यवहारिक मार्क्सवादी हैं, कौन कौन से सैद्धांतिक मार्क्सवादी हैं, ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए। सैद्धांतिक में तो आते हैं कार्ल मार्क्स, एंगल्स, रोजा लग्जमबर्ग, ये सैद्धांतिक मार्क्सवादी हैं। अब व्यवहारिक मार्क्सवादी कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना है। वी.आई. लेनिन, माओ, स्टालिन, जिन्होंने व्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं मार्क्सवाद को अपनाया। तो ये क्या है? व्यवहारिक मार्क्सवादी हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि परंपरागत मार्क्सवाद को भी इस तरीके से भी जितने विद्वान हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। लेनिन के बारे में जानते ही हैं, इन्होंने बोल्शेविक क्रांति करके व्यवहारवाद को व्यवहारिक बनाया था। माओ ने जो था वो चीन में व्यवहारिक बनाया था। स्टालिन जो था वो लेनिन का ही उत्तराधिकारी था। सोवियत संघ में इन्होंने भी मार्क्सवाद के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया था। तो बोरिस येल्सिन वगैरह भी सब बेसिकली इधर ही आ जाएंगे व्यवहारिक में, जो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप लागू करने का प्रयास करते हैं। अब आगे मित्रों जो है, हम आगे जो नवीन शाखाएं वो भी देखते हैं, मार्क्सवाद के नए चेहरे क्या क्या आ रहे हैं जो नव मार्क्सवाद से संबंधित हैं। तो वो आपको मैं बताने की चेष्टा करता हूँ। तो वास्तव में मार्क्सवाद के नवीन रूप क्या क्या हैं, तो इसमें नवीन रूप में ध्यान रखना है। पहला तो कहते हैं आलोचनात्मक मार्क्सवाद। आलोचनात्मक मार्क्सवाद, ये आलोचनात्मक मार्क्सवाद जो है ये कहीं ना कहीं युवा मार्क्स से प्रभावित है। यानी कि मार्क्स की जो पुस्तक थी आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844, उससे प्रभावित है। और कहता भी है कि हमें आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी सभी शोषण का विरोध करना चाहिए। तो ये बेसिकली ये बात कहता है, सभी प्रकार के शोषण के विरोध की बात करता है। दूसरा, एकाकीपन के सिद्धांत का समर्थन करता है। कहीं ना कहीं एकाकीपन का सिद्धांत जो मार्क्स का था, अलगाव का सिद्धांत था, उसका भी समर्थन करता है। अब इस आलोचनात्मक मार्क्सवाद से कौन कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आलोचनात्मक से कौन कौन जुड़े हुए हैं विद्वान। इसमें हार्खाइमर, दूसरा है थियोडर अडर्नी, हेबरमास, ये भी ध्यान रखना है, हर्बर्ट मार्क्यूजे,
अगला एरिक फ्रोम, ये भी ध्यान रखना है। अब इन जितने भी विचारक हैं, इनको हमने पिछली वीडियो में काफ़ी हद तक देखा भी था, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे हेबरमास जो हैं, वो बेसिकली सार्वजनिक क्षेत्र की संकल्पना देते हैं और कहते हैं कि पूंजीवाद में आज क्या हुआ है, अधिकारी तंत्र का और तकनीकी तंत्र का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है, इसमें व्यक्ति की सत्ता समाप्त हो गई है। जब तक व्यक्ति की सत्ता स्थापित नहीं होगी, तब तक सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना नहीं होगी। फिर ये आगे ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान के 3 प्रकार बताते हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं विवेचनात्मक ज्ञान, क्रिटिकल नॉलेज, विवेचनात्मक ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं यानी कि शोषण के ज्ञान की जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर ये हितों की भी चर्चा करते हैं, उसमें उदारक हित को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर ये हितों की प्राप्ति के साधन बताते हैं, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप को मानते हैं। तो कहते हैं क्रियाकलाप सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो हेबरमास का ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में भी रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आप बेटर ढंग से इसको हल भी कर पाएंगे हेबरमास को। इसके बाद मित्रों जो हर्बर्ट मार्क्यूजे हैं, हर्बर्ट मार्क्यूजे भी विचार व्यक्त करते हैं। तो बेसिकली हर्बर्ट मार्क्यूजे वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी व्यक्तित्व की अवधारणा देते हैं। कहते हैं आज भौतिकवाद में, पूंजीवाद में व्यक्ति का जो आयाम है एक आयामी हो गया है, बस धन कमाना उसका मूल उद्देश्य रह गया है। धन कमाने के चक्कर में वो स्वतंत्र उड़ान को भूल गया है, वो आज सोने के पिंजरे में कैद हो गया है। तो देखिए हम पूरा दिन भर काम करते रहते हैं, बस धन कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन मानवता का मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं मानवता को आगे बढ़ाना है, मानव को मानव से मिलना है, मानव की सामाजिक समस्याओं का निदान करना है। वो सब बातें आज हम भूल चुके हैं, हम सोने के पिंजरे में कैद हो चुके हैं। यही हर्बर्ट मार्क्यूजे अपनी पुस्तक वन डायमेंशनल मैन में कहते हैं। फिर वो क्या है, कहते हैं कि वास्तव में मानव का जो स्वतंत्रता है वो वास्तविक रूप से तभी सुरक्षित रहेगी जब बेसिकली एक बौद्धिक क्रांति होगी। बौद्धिक क्रांति के माध्यम से एक स्वतंत्र समाज की स्थापना होगी जिसका नेतृत्व युवा वर्ग करेगा, ये भी कहते हैं। साथ में वो दलविहीन लोकतंत्र की स्थिति की भी समर्थन करते हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। एरिक फ्रोम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये एस्केप फ्रॉम फ्रीडम पुस्तक लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि आज मनुष्य सुरक्षा की चाहत में अपनी स्वतंत्रता को समाप्त कर रहा है, कि सब नौकरी नौकरी नौकरी, सुरक्षा सुरक्षा चाहते हैं और सुरक्षा की चाहत में स्वतंत्रता, जो मानव स्वतंत्रता है, उसको समाप्त कर रहे हैं। और स्वतंत्रता की समाप्ति निरंकुशवाद को, सत्तावाद को बढ़ावा देती है, जिसके कारण मनुष्य मानसिक विकार का शिकार हो जाता है और गुब्बारे जैसा फूल जाता है जिन लोगों के पास सत्ता मिलती है। तो कहते हैं आज ऐसी समस्या आ गई है, व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेलेपन की पीड़ा का शिकार है। तो ये अकेलेपन की पीड़ा की बात करते हैं, क्योंकि आज बस सुरक्षा चाहिए इंसान को, भौतिक सुरक्षा। इसी के चक्कर में वो अपनी स्वतंत्रता जो है, मानवीय स्वतंत्रता का बलिदान करता जा रहा है। मानवीय स्वतंत्रता की समाप्ति के कारण ही आज कहीं ना कहीं सत्तावाद को बढ़ावा मिल रहा है और मनुष्य नैतिक अकेलेपन की पीड़ा का शिकार बनता जा रहा है। तो ये सारे आलोचनात्मक मार्क्सवादी जो शाखा है उससे जुड़े हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसकी दूसरी जो शाखा है, मैं उसकी भी चर्चा मित्रों कर देता हूं कि वास्तव में मार्क्सवाद का एक नवीन शाखा है संरचनात्मक मार्क्सवाद। संरचनात्मक मार्क्सवाद, तो इस पर भी चर्चा करते हैं। संरचनात्मक मार्क्सवाद, ये संरचनात्मक जो मार्क्सवाद है, ये बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि आधार के साथ अधिरचना भी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो मार्क्स ने कहा था नहीं, आधार ही महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था ही महत्वपूर्ण है, अधिरचना इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि समाज की जो सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये कहते हैं आधार के साथ अधिरचना भी महत्वपूर्ण है। जो अधिरचना को महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हीं को हम संरचनावादी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली इसमें दो थिंकर हैं, ग्राम्स्की और लुई अल्थुजर। तो इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको काफ़ी हद तक गहन रूप से बताया था, लेकिन आप कहते हैं तो मैं दोबारा भी आपको रिपीट कर देता हूँ, लेकिन इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको पिछली वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। ग्राम्स्की क्या कहते हैं, ग्राम्स्की के बारे में मैंने बताया था आपको कि ग्राम्स्की इटालियन विचारक थे जो बेसिकली द प्रिजन नोटबुक और मॉडर्न प्रिंस जैसी पुस्तकें लिखते हैं और इसमें मार्क्सवाद में परिवर्तन करते हुए कहते हैं कि आधार के साथ अधिरचना भी महत्वपूर्ण है। आधार के साथ अधिरचना भी महत्वपूर्ण है।
यानी कि अर्थव्यवस्था के साथ क्या है, अधिरचना भी। फिर वो अधिरचना को भी दो भागों में बांटते हैं, वेदता मूलक संरचना और दूसरा बल प्रयोग मूलक संरचना। तो बेसिकली कहते हैं कि वेदता मूलक संरचना और बल प्रयोग मूलक संरचना अधिरचना के दो भाग हैं। वेदता मूलक संरचना में वो परिवार को, शिक्षण संस्थानों को शामिल करते हैं, धार्मिक संस्थाओं को सम्मिलित करते हैं। बल प्रयोग में वो राज्य, सेना, पुलिस को शामिल करते हैं। तो कहते हैं वेदता मूलक संरचना अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें समाजवाद की स्थापना के लिए आधार के साथ साथ वेदता मूलक संरचना में भी क्रांति करनी होगी, लेकिन यहाँ पर निष्क्रिय क्रांति होगी। इस वेदता मूलक संरचना को ही वो किसका नाम देते हैं, नागरिक समाज का। ग्राम्स्की का कहना है कि कहीं ना कहीं जो पूंजीवादी वर्ग है वो वेदता मूलक संरचना के माध्यम से जनता में वह मूल्य, रीति रिवाज स्थापित कर देता है जो उनके शासन को बनाए रखता है, जिसे कहते हैं प्राधान्य। तो प्राधान्य क्या है, प्राधान्य की अवधारणा ग्राम्स्की देते हैं। कहते हैं प्राधान्य वह गुण है जिसके माध्यम से शासक वर्ग जनता में वह मूल्य, रीति रिवाज स्थापित कर देता है जो उसके शासन को बनाए रखते हैं। तो बेसिकली प्राधान्य की अवधारणा को कहते हैं समाप्त करने के लिए, पूंजीवादी प्राधान्य को समाप्त करने के लिए हमें नागरिक समाज में, वेदता मूलक संरचना में की बेसिकली निष्क्रिय क्रांति करनी होगी। और ये निष्क्रिय क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा, जनता से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। ये बातें ग्राम्स्की करते हैं। आगे लुई अल्थुजर भी जो विचारक हैं, लुई अल्थुजर भी ग्राम्स्की के समान ही विचार व्यक्त करते हैं और ये भी कहते हैं आधार के साथ अधिरचना भी महत्वपूर्ण है, कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधार और अधिरचना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं। तो बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बेसिकली लुई अल्थुजर जो हैं वो कुछ अवधारणाएं और भी देते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वो बेसिकली क्या कहते हैं, एक ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा देते हैं। कहते हैं युवा मार्क्स से जो प्रौढ़ मार्क्स में परिवर्तन हुआ है, युवा से जो प्रौढ़ में, यानी कि आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपियों के स्थान पर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में परिवर्तन हुआ है, उसी को नाम देते हैं ज्ञान मीमांसीय अंतराल। फिर जो आधार अधिरचना में जो संबंध है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको नाम देता है अति निर्धारणवाद। तो आपसे पूछेगा अति निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी, लुई अल्थुजर ने दी। क्या होता है अति निर्धारणवाद? भाई आधार और अधिरचना दोनों एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं, यही अति निर्धारणवाद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बेसिकली वो वेदता मूलक संरचना को राज्य वेदता संरचना और इसको राज्य बल प्रयोग मूलक संरचना कहता है। बिल्कुल ग्राम्स्की की भांति ही, बस शब्द अलग कर देता है। यहाँ राज्य वैचारिक संरचना, यह राज्य बल आधारित संरचना। यहाँ पर वैचारिक संरचना, वेदता मूलक संरचना को क्या कहता है, राज्य वैचारिक संरचना, और बल प्रयोग मूलक संरचना को राज्य बल संरचना है। तो कहता है कि जो राज्य वैचारिक संरचना है और जो राज्य बल संरचनाएं हैं, यानी कि नागरिक समाज और राजनीतिक समाज, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों भी जुड़े हुए हैं। एक आधार अधिरचना जुड़े हुए हैं, उसको नाम तो क्या देता है, अति निर्धारणवाद। लेकिन जो वेदता मूलक संरचना और बल प्रयोग मूलक संरचना भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसको नाम देता है इंक्वायरी, पूछताछ। अब आपसे कोई पूछेगा पूछताछ की संकल्पना, इंक्वायरी की संकल्पना कौन देते हैं, तो लुई अल्थुजर देते हैं। पूछताछ क्या होता है कि वेदता मूलक संरचना और बल प्रयोग मूलक संरचना दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लुई अल्थुजर ने विचार व्यक्त किए थे। तो ये विचार भी आपको आने चाहिए। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको गहन रूप से बताए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर रिपीट किए। तो मेरा निवेदन ये जरूर है कि आप पिछली वीडियो मेरी जो नव मार्क्सवादी विचारक है उसको पक्का देखें, तो आप आसानी से और अच्छे से समझ पाएंगे। हम मित्रों, हम बेसिकली तीसरी शाखा पर चलते हैं कि तीसरी शाखा क्या है बेसिकली मार्क्सवाद की, तो वो भी एक बार ध्यान में रहनी चाहिए। वो है बेसिकली क्या है, अस्तित्ववादी मार्क्सवाद। अस्तित्ववादी मार्क्सवाद में कौन कौन जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन इनमें सबसे फेमस है जियां पाल सार्त्र। जियां पाल सार्त्र और बेसिकली सोरेन क्रिकवाद भी एक थिंकर हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे विद्वान जुड़े हुए हैं, लेकिन अस्तित्ववादी विद्वान कहते क्या हैं, कहते हैं मानव के अस्तित्व पर बल देते हैं। कहते हैं मानव का मूल अस्तित्व जो है नैतिकता अंतःकरण में निहित है। तो मानव जो है वो पूर्ण है, शरीर से और मस्तिष्क से पूर्ण है, इसलिए हमें मानव के अस्तित्व को ही मूर्त मानना चाहिए और मानव के अस्तित्व पर ही ध्यान देना चाहिए। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, हम ईश्वरवाद की अवधारणा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, बुद्धिवाद का
और विज्ञानवाद का समर्थन नहीं करते, बल्कि मानव की नैतिकता का समर्थन करते हैं, मानव को ही संपूर्ण मानते हैं। कहते हैं शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से मानव अपने आप में संपूर्ण है। तो ये बेसिकली जयपाल सार्त्र जैसे विद्वान कि अपने मानव अस्तित्व को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए मानव नैतिकता पर बल देते हैं। तो तीसरी शाखा जो है मार्क्सवाद से नए रूप की, वो अस्तित्ववादी मार्क्सवादी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौथी शाखा जो मार्क्सवाद से जुड़ी हुई है वो है विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद, एनालिटिकल मार्क्सिज्म। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए कि भाई ये क्या कहते हैं। विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद, विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद जो है ये बेसिकली मार्क्स के जो नियम हैं परंपरागत में वैज्ञानिकता, तथ्य कि इनके आधार पर मार्क्सवाद का अध्ययन करता है। वैज्ञानिकता के आधार पर, तथ्य के आधार पर, यानी कि कहीं ना कहीं जो परंपरागत मार्क्सवाद है उसका समर्थन करता है। परंपरागत मार्क्सवाद का समर्थन करता है। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे जी.ए. कोहेन जो मेन विचारक हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। जी.ए. कोहेन इससे जुड़े हुए हैं। जॉन रोमर भी इससे जुड़े हुए हैं। बेसिकली क्या है, जी.ए. कोहेन एक किताब भी लिखते हैं, कार्ल मार्क्स ए थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, ए थ्योरी ऑफ हिस्ट्री डिफेंस 1978 में किताब भी लिखते हैं। तो ये भी बेसिकली ध्यान रखना, तो ये वैज्ञानिकता पर, तथ्य की बात करते हैं, परंपरागत मार्क्सवाद के ज़्यादा करीब हैं। तो विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद पर ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मित्रों, अब विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद के बाद हम उत्तर मार्क्सवाद पर चर्चा करते हैं। ये भी मार्क्सवाद का एक नवीन रूप है। किस पर चर्चा करते हैं? उत्तर मार्क्सवाद पर। उत्तर मार्क्सवाद भी मार्क्सवाद की एक नवीन शाखा है जो बेसिकली कहती है कि हमें अर्थव्यवस्था के स्थान पर तकनीकवाद का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज तकनीकी प्रभुत्व अधिक है, तो ये तकनीक के विरोध पर ज्यादा बल देती है। ये आपको ध्यान में मित्रों रखना है। फिर इसके बाद इससे जुड़े हुए विद्वान कौन से हैं वो भी आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। इसमें बेसिकली लंदन के एक्सेस जो विश्वविद्यालय है उससे जुड़े हुए हैं। लंदन के एक्सेस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्वान हैं। विद्वानों का नाम क्या है वो भी आपको पता रहना चाहिए। लेकलाउ, एक तो लेकलाउ विद्वान है, एक चैंटल मोफे। ये विद्वान कहीं ना कहीं उत्तर मार्क्सवाद से जुड़े हुए हैं। किसका विरोध करते हैं? तकनीकवाद का। जहां परंपरागत मार्क्सवाद आर्थिक प्रभुत्व का विरोध करता है, ये तकनीकी प्रभुत्व का विरोध करते हैं। ये बातें अगर आपको रहेंगी याद तो आपके मार्क्सवाद के नवीन रूप भी आसानी से हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, ये फर्स्ट ग्रेड से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ये नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को भी आना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सारी ये बातें पीपीटी के माध्यम से दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप एक बार और समझ लेना, क्योंकि नया टॉपिक है तो बहुत गहनता से पढ़ना जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं काम चलता है। मैंने सब चीज़ें बता तो आपको पहले भी रखी हैं। चलिए, मार्क्सवाद के नए रूप यहाँ से चलते हैं। सबसे पहला जो रूप है वो आलोचनात्मक मार्क्सवाद है। इससे जुड़े हुए विद्वान क्या हैं, कौन कौन से हैं? हार्काइमर, हेबरमास, थियोडर डर्नी, हर्बर्ट मार्क्यूचे, ये विद्वान जुड़े हुए हैं। ये सब प्रति संस्कृति पर बल देते हैं और वर्तमान भौतिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। और इससे जुड़े हुए विद्वानों को कुछ विद्वान क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। तो मैं ये भी बता देता हूँ क्या है दो विद्वान भागों में। कुछ लोग इसे बांटते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए विद्वान और बुडापेस्ट स्कूल से जुड़े विद्वान। कुछ इस प्रकार से भी बांट देते हैं। जार लुकाच को यहाँ रखते हैं और बाकी विद्वानों को फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंतर्गत माना जाता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल था जो 1923 में जर्मनी में स्थापित हुआ था। बुडापेस्ट ये हंगरी वाला है। तो ये इससे जुड़े विद्वान जार लुकाच हैं। जार लुकाच किताब भी लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस 1924 में, जिसमें एकाकीपन का सिद्धांत देते हैं। लेकिन जो मार्क्स का एकाकीपन सिद्धांत था जो वो 1844 में लिखा गया था, लेकिन मानव जगत के सामने 1932 में आया था। लेकिन जार लुकाच का जो एकाकीपन का सिद्धांत था वो 1924 में ही सामने आ गया था। तो कहते हैं दुनिया के सामने सबसे पहले एकाकीपन सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन से हैं? जार लुकाच है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों, मैंने हेबरमास के बारे में, हॉर्खहाइमर के बारे में ये पिछली वीडियो में नव मार्क्सवादी विचारकों में आपको गहन से बताया था। हेबरमास के बारे में मैंने बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पर बल देते हैं जिसमें मानव की सत्ता विद्यमान रहती है। ये विवेचनात्मक ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। जो शोषण से संबंधित ज्ञान है ये उद्धारक हित को महत्वपूर्ण मानते हैं। जो जनता के हित से संबंधित है ये क्रियाकलाप को हित प्राप्ति के साधन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वास्तविक क्रियान्वयन पर ज्यादा बल देते हैं। तो हेबरमास जो हैं तो ये सारे विचार व्यक्त करते हैं। फिर हेबरमास ने वेदता के संकट की अवधारणा भी दी थी लेजिटमेसी क्राइसिस किताब में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, ये सारी बातें अगर आपको हेबरमास के पिछली वीडियो में मिल जाएंगी। हेबरमास विमर्शी लोकतंत्र का सिद्धांत भी देते हैं, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का, ये भी आपको पता रहना चाहिए। फिर हर्बर्ट मार्क्यूजे के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। हर्बर्ट मार्क्यूजे जो एक ऐसे विद्वान हैं जो बेसिकली वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी व्यक्तित्व की अवधारणा देते हैं। इनका कहना है कि आज वर्तमान भौतिकवादी युग में मनुष्य भौतिकता के पीछे भाग रहा है, उसका व्यक्तित्व एक आयामी हो गया है। वो बेसिकली बस पैसा पैसा कर रहा है और अपनी स्वच्छंद उड़ान भूल गया है, अपनी मानवता और सहयोग और नैतिकता और सामाजिकता को भूल गया है, सोने के पिंजरे में कैद हो गया है। इसलिए मानव का जो मूल अस्तित्व है वो नष्ट हो गया है। इसलिए कहते हैं मानव का जो मूल अस्तित्व है, मानव की मौलिकता जो है, उसको स्थापित करने के लिए एक बौद्धिक क्रांति करनी होगी। इस बौद्धिक क्रांति का जो नेतृत्व है युवा वर्ग करेगा, जिससे एक स्वतंत्र समाज की स्थापना होगी। ऐसे समाज में कहीं ना कहीं मानव का जो मौलिकता है वो विद्यमान रहेगी, ऐसा ये कहते हैं। फिर ये दलविहीन लोकतंत्र की बात भी करते हैं और स्टालिन की आलोचना करते हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद मित्रों हम आगे चलते हैं। सेकंड जो है मार्क्सवाद का रूप, वो संरचनात्मक मार्क्सवाद है, जिससे जुड़े हुए विद्वान ग्राम्स्की और लुई अल्थुजर हैं। ग्राम्स्की के बारे में हम जानते हैं कि बेसिकली इटालियन विचारक थे जिन्होंने द प्रिजन नोटबुक, मॉडर्न प्रिंस जैसी किताबें लिखी और प्राधान्य की अवधारणा दी। इन्हें संरचनावादी क्यों कहते हैं? क्योंकि आधार के साथ अधिरचना को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं आधार के साथ साथ समाजवाद की स्थापना करनी है तो हमें अधिरचना में भी समाजवाद लाना होगा, वहाँ भी क्रांति करनी होगी, ऐसा बेसिकली कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? संरचनावादी। संरचनावादी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अधिरचना को भी आधार के साथ साथ क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण। तो ग्राम्स्की क्या कहते हैं, मार्क्स में कैसे संशोधन करते हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। मार्क्स कहते हैं कि जो आधार तो महत्वपूर्ण है समाजवाद की स्थापना के, लेकिन अधिरचना भी महत्वपूर्ण है। फिर ये अधिरचना को दो भागों में बांटते हैं, वेदता मूलक संरचना और बल प्रयोग मूलक संरचना। तो कहते हैं जो वेदता मूलक संरचना है वो भी कहीं ना कहीं पूंजीवादी शासन का आधार है। पूंजीवाद का नियंत्रण केवल इसलिए नहीं है कि उसने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है, वो अपने शासन को बनाए रखने के लिए वेदता मूलक संरचना का भी प्रयोग करता है, नागरिक समाज का भी प्रयोग करता है और वहां पर अपना प्राधान्य स्थापित कर देता है। तो प्राधान्य की अवधारणा ग्राम्स्की महोदय सर्वप्रथम देते हैं। प्राधान्य क्या है? प्राधान्य वह गुण है जिसके माध्यम से शासक वर्ग जनता में वह मूल्य रीति रिवाज स्थापित कर देता है जो उसके शासन को बनाए रखें। तो ये बेसिकली कहते हैं अगर हमें समाजवाद लाना है तो वेदता मूलक संरचना में, नागरिक समाज में हमें पूंजीवादी प्राधान्य को तोड़ना होगा। इसके लिए समाजवादी मूल्य मान्यताएं स्थापित करने होंगे। इसके लिए हमें निष्क्रिय क्रांति करनी होगी, वैचारिक क्रांति करनी होगी। इस क्रांति का नेतृत्व जनता से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। ये सारी बातें ग्राम्स्की ने कही थी, तो ये बातें ध्यान रखनी है। फिर ग्राम्स्की से प्रभावित होकर रॉबर्ट कोकस और स्टीफन गिल जो है नव प्राधान्य की अवधारणा भी देते हैं। किसकी देते हैं? नव प्राधान्य की। अब नव प्राधान्य को कुछ जो विद्वान है वो नव ग्राम्स्कीवाद कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो नव ग्राम्स्कीवाद नहीं है, नव प्राधान्य की अवधारणा है। तो इसको भी देखते हैं बेसिकली क्या नव प्राधान्य है। इसमें कहते हैं कि विकसित देश आज वैश्वीकरण के माध्यम से अपनी संस्कृति विकासशील देशों पर थोप रहे हैं, इसे ही नव प्राधान्य कहा जाता है। इसी प्रकार से प्राधान्य की अवधारणा से प्रभावित होकर एक स्थायी प्राधान्य की अवधारणा भी आई है, जिसे रिचर्ड किंडलबर्ग प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कोई भी राष्ट्र एक बार महाशक्ति बन जाता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में मित्रों बताई हैं। आप चाहे तो पिछली वीडियो ढंग से देख सकते हैं, उसमें प्राधान्य, नव प्राधान्य और स्थायी प्राधान्य मैंने तीनों पर चर्चा की है। लेकिन अभी मैं सुना रहा हूँ तो आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन ये वीडियो तभी पसंद आएगी, समझ आएगी जब आप पिछली वीडियो को ढंग से देखेंगे। तो अगला है लुई अल्थुजर। लुई अल्थुजर भी 4 मार्क्स किताब लिखते हैं। कौन सी किताब लिखते हैं? 4 मार्क्स।
इनकी किताब का नाम है 4 मार्क्स। ये बेसिकली कई अवधारणाएं देते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा देते हैं। ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा क्या है? कहते हैं युवा मार्क्स से जो प्रौढ़ मार्क्स के विचारों में परिवर्तन आया वही ज्ञान मीमांसीय अंतराल है। युवा मार्क्स में तो वो सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है, लेकिन प्रौढ़ मार्क्स में मार्क्स क्या कहते हैं? आर्थिक शोषण ही सबसे महत्वपूर्ण है और हमें आर्थिक शोषण को समाप्त करना है। सबसे बात महत्वपूर्ण चीज अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रणाली है। ये जो विचारों में मार्क्स के में परिवर्तन आया, यानी कि आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपियां और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के विचारों में जो अंतर है वही ज्ञान मीमांसीय अंतराल है। युवा मार्क्स से प्रौढ़ मार्क्स में जो परिवर्तन है, लेकिन ये साथ में ये भी कहते हैं सच्चा मार्क्सवाद प्रौढ़ मार्क्सवाद है। फिर ये अति निर्धारणवाद की अवधारणा देते हैं। अति निर्धारणवाद की अवधारणा क्या है? कहते हैं आधार के साथ साथ अधिरचना भी महत्वपूर्ण है और दोनों अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वही अति निर्धारणवाद है। फिर पूछताछ की संकल्पना क्या है? पूछताछ की संकल्पना कुछ नहीं है, वो कहते हैं अधिरचना के 2 भाग हैं। एक वेत्तामूलक संरचना, वेत्तामूलक संरचना को नया नाम दे देते हैं राज्य वैचारिक संरचना। बल प्रयोग मूलक संरचना को तो राज्य बल प्रयोग मूलक संरचना ही कहते हैं। कहते हैं जो वेत्तामूलक संरचना के दोनों भाग हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट इज द इंक्वायरी, पूछताछ। इतना सा है, ये मैंने पिछली संकल्पना में पिछली वीडियो में ये भी आपको बताया था। अगला है विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद। ये विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद क्या है? तथ्य वैज्ञानिकता पर मार्क्स पर बल देता है या मार्क्स का अध्ययन करता है। इससे जुड़े हुए विद्वान जी.ए. कोहन, जॉन रोमर, रॉबर्ट ब्रेन, जॉन एस्टर, ये 4 विद्वान हैं। इसमें जी.ए. कोहन महत्वपूर्ण है, जो किताब भी लिखते हैं कार्ल मार्क्स ए थ्योरी ऑफ हिस्ट्री ए डिफेंस। ए थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री ए डिफेंस 1978 की किताब है। तो ये भी आपको मित्रों ध्यान में रखनी चाहिए। अगला जो है वो भी हम ध्यान रखते हैं मित्रों। अगली चीज क्या है? अस्तित्ववादी मार्क्सवाद। अस्तित्ववादी क्या, कौन से विचारक हैं अस्तित्ववादी? पहले तो अस्तित्ववाद का ही हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। ये मानव अस्तित्व चेतना पर बल देते हैं, बुद्धिवाद और सर्वसत्तावाद की आलोचना करते हैं, मानवीय मूल्यों का समर्थन करते हैं और कहते हैं हमें कोई भी दर्शन है व्यक्ति के अनुभव और आंतरिक ज्ञान से प्रारंभ होना चाहिए। भाई हम कोई भी दर्शन दे वो व्यक्ति के अनुभव और आंतरिक ज्ञान से प्रारंभ होना चाहिए। फिर ये क्या कहते हैं अस्तित्ववादी? मानव शरीर व मस्तिष्क के रूप में संपूर्ण है, ईश्वर अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसलिए मानव के शरीर व मस्तिष्क में संपूर्णता है और मानव एक मूर्त प्राणी है, उसके अस्तित्व में ही संपूर्ण विश्व सम्मिलित है। कि मानव के अस्तित्व में ही संपूर्ण विश्व सम्मिलित है, ऐसी बातें अस्तित्ववादी मार्क्सवादी कहते हैं। अब कौन कौन से अस्तित्ववादी हैं? इसमें सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन हाइडेगर जैसे विद्वान हैं। मार्टिन हाइडेगर को प्रथम वास्तविक अस्तित्ववादी विचारक कहा जाता है, जो मनुष्यों को डेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजन। इसके अलावा कार्ल जास्पर्स, ग्रेनियल मार्शल जैसे विद्वान हैं। जो अब आगे जो 5वें अस्तित्ववादी हैं जयपाल सार्त्र, इनका ही झुकाव कहीं ना कहीं मार्क्सवाद की तरफ था। ये सिमोन द बुआ से भी संबंधित थे। सिमोन द बुआ थी जो नारीवादी महिला, उससे भी काफ़ी रिलेटेड थे। तो उन दोनों में भी काफ़ी अध्ययन अध्यापन में सहयोगी रहे हैं। तो ये जयपाल सार्त्र क्या कहते हैं? वास्तविक अस्तित्व मानव का है, ईश्वर का नहीं। स्वतंत्रता ईश्वर से मुक्ति में संभव है। ये मार्क्सवाद को स्वीकार करते हैं। कहते हैं अस्तित्व सार से पहले, किसी भी लक्ष्य से पहले क्या है? अस्तित्व है। इन्होंने फिर डर्टी हैंड एक किताब भी लिखी थी, यानी कि डर्टी हैंड की अवधारणा भी दी थी। डर्टी हैंड की अवधारणा का तात्पर्य क्या है मित्रों, वो भी आपको ध्यान रखना है। डर्टी हैंड की अवधारणा है कि कुछ जो राजनेता हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए युद्ध आदि को बढ़ावा देते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। यही अवधारणा डर्टी हैंड कहलाती है कि अपने स्वार्थ के लिए राजनीति को गलत दिशा में ले जाना, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिंसा और युद्ध को बढ़ावा देना। तो बेसिकली ये डर्टी हैंड वाली अवधारणा है। इसको आगे माइकल वाल्जर भी स्पष्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर इससे जुड़े हुए विद्वान एक अल्बर्ट कामू भी हैं। अल्बर्ट कामू भी यही कहते हैं कि आज जो मानव है बिल्कुल भौतिकवाद के जाल में फंस गया है। सुबह खड़ा होता है, अपने बर्तन साफ करता है, उसमें खाना डालता है और स्टेशन पर खड़ा हो जाता है, फिर अपने ऑफिस जाता है, शाम को आता है, फिर स्टेशन पर खड़ा होता है, फिर घर पहुंचता है, वो जूठे बर्तन रख देता है, फिर सुबह खड़ा होता है, फिर वही अपने बर्तन। तो उसकी दिनचर्या एक बिल्कुल एक मशीन बन गया है मानव, उसमें मानवता का कोई लक्षण विद्यमान नहीं है, ऐसा अल्बर्ट कामू कहते हैं।
तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद मित्रों हम आगे देखते हैं उत्तर मार्क्सवाद। उत्तर मार्क्सवाद जो है वो इंग्लैंड के एसेक्स विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। ये तकनीकी तंत्र का, तकनीकीवाद का विरोध करते हैं और इसके समर्थक हैं अर्नेस्टो लेक्लाउ और चेंटल मोफे। इससे संबंधित एक बुक भी है थेरबोर्न गोरान की, वह है मार्क्सवाद से उत्तर मार्क्सवाद तक, ये 2008 की लिखी हुई है। उत्तर मार्क्सवाद से संबंधित कौन सी पुस्तक है? थेरबोर्न गोरान, मार्क्सवाद से उत्तर मार्क्सवाद तक। तो ये भी मित्रों आपको सिंपली ध्यान में रहना चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बातें सारी अगर आपको क्लियर रहेंगी तो मित्रों मेरे हिसाब से आपको आज ये मार्क्सवाद के नए रूप सामने आए जो है समझ आए होंगे और आप इनको ढंग से पढ़ना तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर आएगा। लेकिन पहले नव मार्क्सवादी विचारक वाली वीडियो देखनी होगी, उसके बाद ये आसानी से समझ आएंगे। डायरेक्टली मित्रों समझना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।